दोस्तों, क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी को टलवा सकते थे? भगत सिंह को बचा सकते थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी क्या टल सकती थी? ये प्रश्न आज तक हमारे मन में कौंता है कि क्या ये हो सकता था क्या? ये प्रश्न पहली बात तो उठता ही क्यों है? गांधी जी के हाथ में कहां से ये शक्ति आई कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी को टलवाने की क्षमता रखते थे? सबसे पहला प्रश्न यही है। ऐसा बात होती ही क्यों है? दोस्तों, इसके पीछे कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम प्लस गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के मध्य हुई बातचीत और जो समझौता है उसके रिगार्डिंग ये बात की जाती है कि अगर गांधी जी चाहते तो हो सकता था ऐसा। इवन इस समझौते के बाद जब कराची अधिवेशन हुआ 1931 में ही कांग्रेस का, तो गांधी जी को वहां काले झंडे दिखाए गए कि क्यों आपने वहां जाके बात क्यों नहीं करी। दोस्तों, आइए आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी को टाल सकते थे? भगत सिंह को बचा सकते थे? बात करते हैं। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जीके इंडिका पर। दोस्तों, पहले कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हम चेक करते हैं कि हो क्या रहा था। देखिए, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिया। चौरी चौरा गोरखपुर के पास कुछ पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को इनफैक्ट एक उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। गांधी जी इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने पूरा असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। दोस्तों, इस घटना के बाद खासकर भारतीय युवा वर्ग में बड़ा असंतोष था, क्योंकि चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास है वहां पे कोई कांड हुआ और पंजाब के युवा जो गांधी जी का पूरा अहिंसक तरीके से साथ दे रहे थे, उनका आंदोलन आपने छीन लिया। गांधी जी के प्रति बड़ी नाराजगी तो हुई थी। हालांकि इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण जेल में डाल दिया गया। 6 वर्ष की सजा हुई। हालांकि 1924 में ही गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रिहा कर दिया गया। दोस्तों, राजनीति अपनी गति से चल रही थी, अंग्रेज भी अपनी गति से आगे बढ़ रहे थे। 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को भारत भेजा। क्या था साइमन कमीशन? अंग्रेजों ने 1919 में एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में अंग्रेजों ने एक बात जोड़ी थी कि आने वाले 10 साल बाद हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि अगर भारत में कोई नए कानूनों की जरूरत है क्या। ठीक है, 1927 में वो कमीशन बना भी दिया गया। साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन भारत आया। कांग्रेस ने इस कमीशन पर आपत्ति कर दी। क्या आपत्ति थी कांग्रेस की? कि भारत में जो कानून बनाने हैं तो आप साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? हमको पूछो। एक तरीके से कांग्रेस के ईगो पर चोट हो गई थी। क्यों? कांग्रेस में एक से बढ़ के एक लॉयर्स थे, वकील थे, कानून के जानकार थे। गांधी जी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, एक से बढ़ के एक लॉयर हैं। अंग्रेजों का कहना था कि भैया आप लोग अभी इतने काबिल नहीं हैं कि क्या कानून बनाने हम आपको शामिल करें, और ईगो पे चोट हो गई। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। फिर भी साइमन ने तो अपना काम किया। साइमन कमीशन को यह दिखाने के लिए कि देखो हम कानून बना सकते हैं, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में यह धर्म के आधार पर जो धार्मिक आरक्षण दिया गया है मुसलमानों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, यह नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं नेहरू रिपोर्ट को। ये लो, और उन्होंने अपनी 14 मांगे लिख के दे दी, जिसे जिन्ना फॉर्मूला कहा गया। जिन्ना फॉर्मूला को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अंग्रेजों ने पहले ही देख के कहा कि हमने कहा ही था तुम्हें, किसी एक बात पे तुम एग्री होगे नहीं, क्या साइमन कमीशन में शामिल करते आपको हम। ऐसा करने के बाद साइमन अपनी रिपोर्ट लेके लंदन चला गया और लंदन में उसने अपनी रिपोर्ट में एक बात मेंशन की कि हमें एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जितनी भी पार्टीज हैं इन सबको बुलाओ, इनके जो सजेशन है अब ले लो, पहले तो नहीं अब ले लो। तब तक भारत में साइमन कमीशन के विरोध में, अब साइमन कमीशन तो अपना काम करके चला गया, कांग्रेस की किसी ने सुनी नहीं। तो अब गांधी जी ने फरवरी 1930 में एक नया आंदोलन करने का निर्णय लिया। प्लस एक बात और हुई,
अभी तक कांग्रेस जो है ये एक बात करती थी कि हमें क्या चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, आंतरिक स्वतंत्रता चाहिए। साइमन कमीशन के विरोध के बाद जब कांग्रेस की नहीं सुनी गई तो कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड बदल दिया। उन्होंने कहा अब से हमें आपके अंडर में रहना ही नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अब हमें आंतरिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए। आंतरिक स्वतंत्रता का क्या मतलब था? आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब था कि भारतीय लोग अपनी सरकार चलाएं, परंतु रक्षा, विदेश, वित्त, कम्युनिकेशन ऐसे मुद्दे ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे, बाकी आप अपना देख लो क्या करना है। यह थी आंतरिक स्वतंत्रता, कांग्रेस इसी की मांग करती थी। पर यह साइमन कमीशन वाली घटना के बाद में कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1931 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, उसमें यह ऐलान किया कि आज के बाद हम मांगेंगे पूर्ण स्वराज्य, टोटल इंडिपेंडेंस। दोस्तों ये टोटल इंडिपेंडेंस नारा भी भगत सिंह का था। भगत सिंह अपने भाषणों में, अपने लिखाई में बार बार पूर्ण स्वराज्य की बात करते थे। वो कहते थे हमें आंतरिक स्वतंत्रता चाहिए, क्यों? और भगत सिंह की बात लोगों को बहुत ठीक भी लगती थी। भगत सिंह इस समय जब ये साइमन कमीशन वाला काम हुआ, उस समय पंजाब में लाला लाजपत राय के साथ थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर सैंडर्स ने लाठियों से लाला जी को मार मार के अधमरा कर दिया। वहां पर पुलिस अधीक्षक स्कॉट भी था जिसने यह आदेश दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला जी की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया और पुलिस इंस्पेक्टर सैंडर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का केस चलाया गया। हालांकि भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी खुद दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके और अपनी गिरफ्तारी दे दी। इधर कांग्रेस जो है एक नया आंदोलन की तैयारी में थी और फरवरी 1930 में उन्होंने वो आंदोलन लॉन्च कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन का क्या उद्देश्य था कि जितने भी ऐसे कानून जो अभारतीय हैं, जिनमें भारत, जिसको बनाने में भारतीयों का समर्थन नहीं लिया गया, हम उन सबको खत्म करेंगे, हम नहीं मानेंगे। और सबसे पहले उठाया गया नमक कानून। क्या था नमक कानून? भारतीय लोग अपनी इच्छा से अपने लिए नमक नहीं बना सकते, अंग्रेजों का नमक खरीदना पड़ेगा। सोचिए कितना अमानवीय कानून था। गांधी जी ने कहा इसी को तोड़ेंगे। 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से उन्होंने एक यात्रा निकाली अपने 78 अनुयायियों के साथ। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचे, नमक बनाया। अंग्रेजों ने हाथों हाथ गांधी जी को कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और भी कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एट्रोसिटीज हुई, मारपीट हुई, जबरदस्त तरीके से मारा गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई। इस समय तक भगत सिंह भी जेल में थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र का केस चल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश हो गई थी। दिसंबर 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया कि हम इस गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस या गांधी जी ने भाग नहीं लिया। उसके बाद लंदन से फिर मैसेज आया कि अरे भैया ये गांधी जी कांग्रेस से कोई समझौता करो और इनको भेजो यहाँ पे। और यहाँ पे भारत में भी कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा कर दिया था। ऐसे में लॉर्ड इरविन ने, जो कि तत्कालीन वायसरॉय हैं, गांधी जी को चर्चा के लिए बुलाया। गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास गए और उन्होंने अपनी शर्तें रखी। गांधी जी ने कहा लॉर्ड इरविन, सबसे पहले तो हमारे जितने नेताओं को पकड़ा है सबको छोड़ो, हमारे जितने नेताओं पर आपने उसकी प्रॉपर्टी जब्त करी है सब छोड़ो, हमारे जितने नेता अहिंसक आरोप उन पर लगे हुए हैं, मतलब राजनीतिक बंदी है, उन पर लगाए गए सारे आरोप FIR वापस लो, हमारे कार्यकर्ताओं को जो मारा पुलिस ने उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करो, शराबबंदी करो। समझ रहे आप? ये सारी बातें उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने रख दी। लॉर्ड इरविन ने भी कह दिया देखो गांधी जी, हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार है कि जितने राजनीतिक बंदी है, अहिंसक गतिविधियों वाले, उनको हम छुड़ा लेंगे, आपको छोड़ देंगे, प्रॉपर्टी जब्त करी थी वो भी कर देंगे, ये जांच वांच की बात नहीं होगी, हमारी पुलिस है, हमारे आदेश पर काम कर रही थी, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। इन शर्तों पर एग्रीमेंट हुआ। प्लस लॉर्ड इरविन ने अपनी शर्तें रखी कि आप इमीडिएटली अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लो और अगला गोलमेज सम्मेलन आने वाला है अभी 1931 का नवंबर में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप लंदन जाइए, वहां जाके बातचीत करिए। तो 5 मार्च 1930 को
31 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य ये समझौता हुआ। तो इसमें बात कहां आती है भगत सिंह जी की, क्योंकि भगत सिंह जी को फांसी की सजा का ऐलान हो चुका था जिस दिन गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से बातचीत या अपना समझौता फाइनल किया था। समझौता फाइनल कब किया था? 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह जी की फांसी की डेट तय हो गई थी 24 मार्च 1923। सही बोला मैंने, 24 मार्च। जेल प्रशासन ने जानबूझ के उनको 24 मार्च की सुबह की बजाय 23 मार्च की शाम को फांसी दे दी, क्योंकि जेल के आसपास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उन्हें लगा कि कोई जुलूस नहीं निकल जाए, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई। जब गांधी जी 5 मार्च के दिन लॉर्ड इरविन के पास समझौता करने के लिए जा रहे थे, सभी कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि आप भगत सिंह की बात जरूर करेंगे। गांधी जी ने की नहीं की पता नहीं, पर जो समझौते की शर्त थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था क्या कि ये समझौते में हम सिर्फ अहिंसक गतिविधियों वाले जो भी कार्यकर्ता है उन्हीं को रिलीज करेंगे, हिंसक गतिविधियों वाले पर बातचीत नहीं होगी। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। गांधी जी जब ये समझौते का करके बाहर निकले, बड़ी उत्सुकता से सब लोग इंतजार कर रहे थे। सबने पूछा गांधी जी भगत सिंह के बारे में क्या हुआ। गांधी जी ने कहा कि ये हिंसा का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप चाहते तो समर्थन तो हिंसा का मैं भी नहीं करता, परंतु भगत सिंह के लिए सम्मान बहुत ऊंचा है हमारे दिल में, और शायद उस समय के लोगों के मन में भी था। तो फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदला जा सकता था, कठोर सजा में बदला जा सकता था, ये सभी चीजें हो सकती थी, बट इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। 1931 में ही कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, और गांधी जी जब उस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए, गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए। लोगों में बहुत गुस्सा था, पर अब पानी तो निकल चुका था ब्रिज के नीचे से, कुछ हो नहीं सकता था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी पहुंचे, बट वहां पर उनका बी.आर. अंबेडकर जी से विवाद हो गया। बी.आर. अंबेडकर जी ने वहां पर दलित आरक्षण का मुद्दा उठाया। गांधी जी ने कहा कि दलित आप कहां से लेकर आए, जबकि आरक्षण तो धार्मिक आधार पर मिल रहा है, दलित तो हिंदू समाज का ही हिस्सा है। बी.आर. अंबेडकर का भी कहना था हिंदू समाज का हिस्सा है, तो आपने माना नहीं ना, ये तो पिछड़े हुए हैं, हमें हमारी बराबरी के अधिकार ही नहीं है, मैं तो आरक्षण लेके जाऊंगा अलग से। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़ के आ गए, और भारत वापस आकर उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर दिया। समझ रहे आप? तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर हुआ 1932 में। इस बार गांधी जी फिर बायकॉट किया उन्होंने, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए नहीं गए। उधर अंबेडकर वहीं थे, उन्होंने प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड से बात करके जो चीज उन्हें चाहिए थी, दलितों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था, वो उन्होंने ले ली थी, उनसे प्राप्त कर ली थी उन्होंने। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसका संबंध सीधा सीधा भगत सिंह से। अब ये प्रश्न तो है कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे या नहीं। अब इस बारे में कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की जो किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें भी कुछ ऐसा खास मेंशन नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि गांधी जी ने इस बारे में दबाव डालकर कोई बात नहीं की थी, बाकी बस क्वेश्चन मार्क है। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां उस समय की अलग थी, हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये प्रश्न तो है कि क्या भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ने से बचाया जा सकता था, क्या गांधी जी का कोई एक्टिव रोल था? हाँ, एक्टिव रोल था। क्या गांधी जी इस पोजीशन में थे कि वो उसके लिए नेगोशिएशन कर सकते थे? हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। क्या गांधी जी को ये ऑप्शन मिला था कि वो नेगोशिएशन करने के लिए जाएं? हाँ, बिल्कुल मिला था। क्या वो सक्सेसफुल हुए? नहीं हुए। यही बात है दोस्तों। तो आज का मुद्दा मेरा यही था। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। ऐसे वीडियो के लिए आप लगातार बने रहिए। GK इंडिया।